प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दादा, सबसे पहले मैं प्रणाम करूं आपको। आपका जन्म कहाँ और कब, किस सन में हुआ, हम शुरुआत आपके आविर्भाव से करते हैं। वैसे तो मुझे जो शिक्षा मिली है वो पहले मैं बता दूं। मेरे गुरुजी उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब कहते थे, बेटा देख, जब तक तू जिएगा सीखता रहना, सीखते रहना, क्योंकि इसका अंत नहीं होता है जिंदगी में। तो मान लीजिए मैं अभी 65 साल हो गए बजा रहा हूँ सितार, और आज मैंने ये जाना है मैंने कुछ नहीं सीखा। यहीं से मैं शुरू करता हूँ कि ये हमारी परंपरा है, हमारी शिक्षा है, हमारी बुनियादी ढांचा है कि ज्ञान एक समुंदर है। जितना ही हम गहराई में जाते हैं उतना ही हम खो जाते हैं। तो हम चलते आपके सवाल के जवाब में। मेरी पैदाइश अंग्रेजी जो सन है 1935 में हुई। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मेरी पैदाइश एक शहर में, उसका नाम है राम गोपालपुर, और ये मेमनसिंह एक ज़िला है, उसके अंदर है। और ये आज के जो बांग्लादेश आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश में है। कुछ साल पहले तक हमारे सब रिश्तेदार वहाँ रहते थे, अब तो गुजर गए। कुछ रिश्तेदार है भी, मगर फिर भी आज तक हमारे पुश्तैनी जो भीटा है, कहते हम जगह है। कोई हमारा शागिर्द गया था वहाँ पर, जाके फोटो लेके आए। मतलब वर्धिष्णु कहते हैं परिवार, जिसमें हमें कोई खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। और मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे। उस जमाने की बात कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं बस सर्विस आज कहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर में बहुत नाम कमाए थे उस जमाने में। मैं बता दूं, मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय विश्वेश्वर चौधरी। आगे चल के आपको हम बताएंगे। पहला जब मेरा नाम जो राग बनाया था आपने तो वो आप जानते हैं, ये करीब 1970 में आपने। हाँ, 70 बनाया, और वो विश्वेश्वरी नाम दिया, विश्वेश्वरी। और मातेश्वरी का नाम स्वर्गीय हिरणमयी देवी। हिरणमयी देवी। चूंकि मैं सबसे छोटा था, मैं आई वॉज द यंगेस्ट, 6 भाई 1 बहन। और जब मैं पैदा हुआ तो माता जी बहुत बीमार थी। तो बंगला में मजाक में हमने एक दिन माँ से बड़े होकर कहा था, तुम सब जगह बता दो हमारे कोलेर छेले गोद का लड़का, जो आखिरी लड़का होता है गोद का लड़का कहते हैं। तुमने तो मुझे कभी गोद में नहीं ली नहीं, बीमार थी, कैसे मैं तुम्हारा कोलेर छेले हुआ। कोल मतलब गोद को कोल कहते हैं, जैसे माँ। चूंकि मैं सबसे छोटा था तो माँ का प्यार ज्यादा था मुझ पर। तो बांग्लादेश में आपका जन्म हुआ। दादा, कैलकाटा फिर कैसे आपका आना हुआ, या क्या उस वक्त आपकी परिस्थितियां थीं जो आपका परिवार कैलकाटा आ गया, और कौन कौन आपके परिवार में वहाँ कैलकाटा आए, कुछ लोग वहाँ रह गए? सन 38 की बात है, जब मैं 3 साल का था। तो मेरे मामा जी कलकत्ते में आने का एक मन बनाया बिजनेस करने के लिए। मेरे मामा जी और मेरी माँ में बहुत ही करीबी इतना रिश्ता था कि वो मेरे माँ को छोड़ के नहीं रहते थे, जुड़ाव ज्यादा था। हाँ, कहते थे दीदी, कहते बड़े बहन को, जैसे दादा कहते बड़े भाई को, और दीदी कहते थे बड़े बहन, दीदी आप मेरे साथ चलो। तो माँ तो अकेले नहीं आ सकती थी, हम 6 भाई बहन, फिर हमारे पिताजी। तो उनको एक बिजनेस का ऑफर मिला जो उन्होंने सोचा। उस जमाने में बैटरी बिजनेस, बैटरी मतलब ऑटोमोबाइल बैटरी, और हम लोगों का जो कलकत्ते में कंपनी था, हिंदुस्तान में
शायद पहली बैटरी कंपनी है जिसके नाम दिया गया था शक्ति बैटरी। वहाँ तो बैटरी उस ज़माने में इंपोर्ट होते थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो शक्ति बैटरी मेरे मामा जी ने पहले शुरू किया, जो उसका नाम था श्री मधुसूदन मजूमदार। जी। मेरे बड़े मामा जी बहुत मशहूर डॉक्टर थे। वो मयमनसिंह में एक मुक्तागाछा करके एक जिला है। तो हम लोगों ने मामा जी के साथ हम कलकत्ता चले आए। उस ज़माने में गाना बजाना करना एक तौहीन माना जाता था, गलत बात, गलत काम माना जाता था। एक बात बता दूं कि गाना बजाना मैंने ये जाना है, जो करेगा उसी का है। करने की विद्या है, उसके साथ भगवान की कुछ कृपा होनी चाहिए, उसके बाद गुरु की कृपा होनी चाहिए। ये तीन चीज मिला के आप कुछ बन सकते हैं। इसमें एक अगर मिसिंग है, नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब मैं 3-4 साल का था तो मेरे घर के साथ उस जमाने में बहुत ऊंचे ओहदे माने जाते थे, वो बहुत शौकीन थे गाने बजाने के। वकील नाम थे उनका, लास्ट नेम सुधांशु वकील, आई डोंट फॉरगेट द नेम। रोज सुबह आप हैरान हो जाएंगे, वो रिकॉर्ड बजाते थे जो उनके मनपसंद के गाने होते थे। कभी टैगोर का गाना, कभी सचिन देव बर्मन का गाना, कभी उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के यमुना के तीर। तो आप सोचिए, मैं वो कहीं ना कहीं से जो गाना बजता था मैं सुनता था। सुनते सुनते फिर एक असर हुआ जो कि वो मैं भूल नहीं सकता। अपने अंदर कुछ बैठ गया, मुझे लगा। तो मेरी मामा जी जो ले आए थे हमें, मामा जी उनके दोस्त थे कुछ, एक खुश नसीबी सोची हमारी, ऐसे कलाकार जो हमारे घर कभी कभी आते थे। तो मामा जी ने जब देखा मेरा शौक है, मामा जी हमारे साथ रहते थे एक साथ, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड ले आए, कुछ रिकॉर्ड बजाते थे। तो हमारे जो घर में आते थे उनमें से आज है नहीं लोग। एक तो अनिल दादा, अनिल विश्वास जी, एक स्वर्गीय पन्नालाल घोष साहब। तो मेरे मामा जी ने कहा तू घर चले दिन, हमारे तुम तो कोई चीज़ दिखाएंगे। मुझे मिलाने ले आए। मैं 3-4 साल का था, तो मैं सो रहा था, मुझे मार के उठा देते थे, उठ और आए देख, लो रिकॉर्ड निकाल दे। कुछ गाना मैं जानता था, गाना सुनने से तो गाने का लेवल, जो रिकॉर्डिंग लेवल होता ना, वो मैं पहचान रखा था। तो मैं रिकॉर्ड निकाल देता था। जैसे लोगों को मदारी का खेल देखा था, और देखा दिखाते थे, वो लोग इतनी शाबाशी थी मेरे। तो वो बजाया, वो गाना मैं ताली बजाया। तो रिकॉर्ड लेवल देखकर मैं गाना बता देता था। ये मेरी एक पहचान इन लोगों ने मुझे बताई। माँ को बोला दीदी इनको अगर मौका मिले तो देखो, अगर गाना मुझे करना चाहिए करने दो ना। फिर रहते रहते हम लोग वहाँ पर 2 साल रहे। मेरे बड़े भैया का वहाँ पर शादी हुई। तो मैं, मेरी भाभी जी, हम मजाक में अभी भी कहते थे, एक ही गाना सीखा था सारी शादी के लिए। तो माँ जब देखने गई उनको, तो वही गाना सुनाया। तो मैंने कहा तुमने और बहू और कोई गाना नहीं सीखा? माँ का तब गाने का रुचि उजागर हुई। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सब में थोड़ा थोड़ा संगीत छिपा हुआ है। वही मैं बता रहा हूँ जी। तो हमारे घर के सामने एक वकील साहब रहते थे। काम वाम बंद करके खाना वाना खाने को 10 बजे गाना गाते थे, और मैं बाहर बैठ के, घर के बाहर बरंडे में बैठ के सुनता था। तो माँ ने बोले क्या कर रहा है? मैं कहा मैं गाना सुन रहा हूँ। जैसे सोने चलो, 11 बज गए। वो वकील साहब एक दिन देखा, जब मैंने बाहर बैठ के देखा एक दिन, ये लड़का रोज बार बार मेरी माँ का के बोला जी दीदी कहते सब जी, इनको जरा गाना आप सिखाइए। मैं देखता हूँ कौन सा गाना था। हमारे बांग्ला में राग प्रधान कहते हैं, जिसमें राग जो प्रधान होता है, राग प्रधान कहते हैं। दरबारी गाना जो राग में राग को गाए गए, ये उस राग पर आधारित है। आजी निझुम रात, निझुम मतलब सन्नाटा सा, रात में आज की बांसुरी बजाए। कौन बांसुरी बजा रहे हैं?
रात के सन्नाटे में अरे कौन वाह। बांसुरी बजा। और वो राग दरबारी, इतना फेमस गाना उस जमाने का था ये, आज ने झुमरा ते के बांसुरी बजाए। राग में पूरा राग देखिए स्वरूप है। वो भीगापन हाँ वो यार। रचना में और निझुम रात, सन्नाटा भरी रात, जलवायु कांड, एक माहौल बनते बनते मेरा मन में आया, मैं कुछ माँ को बोला, मुझे अच्छा लगता है सुनने में, बस और कुछ नहीं बोला मैंने। ये सब गाय बंदा की बात है। गाय बंदे की बात। हाँ। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए, लेकिन हम लोग कलकत्ते में वापस आ गए। तो बड़े भाइयों को माँ ने कहा, देख, मामा को बोला कि बहू को एक गाना सीखना चाहिए, किसी स्कूल में भेजो। इत्तेफाक से एक स्कूल वहाँ पर तो कलकत्ते में 1942 में था, जो आज तक ऐसे स्कूल हिंदुस्तान में हुए नहीं, जिसमें एक स्कूल में 10 कमरे हैं, रूम्स, 10 कमरे में 10 डिसिप्लिन अलग अलग सिखाए जा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। कौन कौन गुरु थे? वाद्य नृत्य। पंडित गिरिजा शंकर चक्रवर्ती जी, अच्छा, गिरिजा शंकर, पंडित सुखेंद्र गोस्वामी जी, पंडित जितेंद्र मोहन जी, मोहन सेनगुप्ता सितार में। हर क्लास में जूनियर और सीनियर होता था। गिटार का क्लास होता था सुजीत नाथ। तो भाभी हमारी गायन सीखने के। गाय सीखने की, मैं उंगली पकड़ के भाभी के साथ गई। 6-7 साल का, 6-7 साल का था। तो भाभी जब क्लास में बैठती थी, मैं घूमता रहता था सारे क्लास में, क्या करता, सुनते यहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, गिटार हो रहा है। एक दिन सितार कलकत्ते से आवाज़ आई सितार की। आप पहुंच। हाँ, तो मैं ऐसे झाँका, तो जो गुरुजी बोले कि खोका, खोका मतलब जैसे काके को कहते हैं पंजाबी में छोटे बच्चे को, क्या खोका, सितार बजाओगे? हम बोला हाँ। मैं जो हाँ बोला, मुझे अंदर ले आया, सब गोद में बिठा दिया। ऐसे बच्चा बोला हाँ तो मैं सीखूंगा, तो बैठो। भाभी ढूंढते 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 सब मिले नहीं, मुझे घबरा गए। तो सितार के क्लास में देखा, मैं सितार में बैठा हूँ क्लास में, तो मुझे वहाँ से ले गए घर आके मैंने डैडी से बोला मैं सितार सीखूंगा। तो डैडी बोले हाँ क्या सितार सिखाएगा, गाना बजाना क्या शरीफ लोग करते हैं, चुप मत करो उसे। फिर हम रोए रोए, माँ बोले रो रहे हैं, देखो ना क्या कर रहे हैं। तो नहीं नहीं, गाना बजाना कभी नहीं हुआ। भैया भी बहुत नाराज थे। अगले हफ्ते गए भाभी के साथ, फिर हम सितार के क्लास में पहुंच गए। तो 2-3 दिन ऐसे चला, जब मैं बात को भूला नहीं। तो मेरे माँ ने बाबा को कहा, बाबा मतलब डैडी को, देखो बच्चा है, जिद कर रहा है, एक सितार खरीद दो ना, भूल जाएंगे 2 दिन के बाद। तो मेरा जो मझला भाई जो अभी नहीं है, मनिंदर चौधरी, 3rd एल्डेस्ट, तो कलकत्ते में हम लोग साउथ में रहते थे, एक दुकान आज भी है मेलोडी करके, वहाँ से एक सितार ले आए, फॉर सेल था, सेकेंड सितार 30 रुपये में सेल में। और वो क्योंकि कोई सोचा नहीं कि हम कुछ करेंगे, और सितार हमसे लंबा है। वो सितार लेके जब मैं उस क्लास में दोबारा गया भाभी के साथ अगले हफ्ते में, टीचर जो थे हमारे, उनका नाम था निपन सेन गुप्ता। अच्छा। तो वो दंग रह गए। तो उनके गुरुजी जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता, उनके पास मुझे ले गए, ये देखिए ऐसा लड़का ही है, कहते सीखा अगर देकर करे तो अच्छी बात है, देखो कोशिश करो। यही मेरी शुरुआत, और मैं उसके बाद से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक सवाल हमारा ये है आपसे कि एक तरफ गायन, एक तरफ वादन, 2 भिन्न दिशाएं, और एक में स्वर की बात है और एक में हाथों का कमाल है। तो मुझे, मेरा प्रश्न ये था कि जब आप गा रहे थे तो उस वक्त जो लोग आपका गाना सुनते थे, या जो लोग वो नन्हे नन्हे हाथ सितार बजा रहे हैं उस वादक को देखते थे, तो किस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, किस में ज़्यादा प्रशंसा आपको मिलती थी? ज़्यादा मुझे सितार में मिली, क्योंकि एक तकिया लेता था मैं, उसको बैठता था, कि वो बैठ के बजाता था। कछुआ टाइप का सितार था। कछुआ मतलब जो फ्लैट बेली होता ना, सितार में गोल होता ना, फ्लैट होता था। तो मैं बैठ के पकड़ नहीं पाता था, उसमें बजाता था। मैं जो भी कुछ करता था लोग तारीफ करते थे। पहली बात तो मेरी उम्र कम था। हमें गुरुजी उस वक्त कहा करते थे कि जो मैं कुछ बजाता हूँ अच्छा है, ठीक है, ठीक है हमारा। यहाँ पर एक हमारे ज़िंदगी में एक परिवर्तन आई, एक मोड़ आया कि हमारे जो 3rd एल्डेस्ट ब्रदर जो रहे नहीं, उनके एक भाई साहब, एक दोस्त थे निर्मल भौमिक, उनकी एक बहन
और वो दोनों गाना सीखते थे एक गुरुजी के पास, जो गुरुजी मेरे पांचू गोपाल दत्त जो नहीं रहे, पहले गुरु में रहे, उनसे मैंने शुरू करी। स्कूल में जाना तो बंद हो गया भाभी का गाने सीखने के लिए, कुछ दिन के बाद छोड़ दी भाभी ने। अच्छा, छोड़ दिया हाँ, उन्होंने। तो ये हुआ जो शुरुआत जो करी मैंने स्वर्गीय पंडित पांचू गोपाल दत्त जी से, जिसके बहन आज भी आपके रेडियो में गाती थी, ईला भौमिक भी है। एला भौमिक। हाँ, ये इनके जो गुरु जी थे पांचू गोपाल दत्त, मुझसे सीखे थे। मुझे मेरे भैया को बोला देखो इनको हम हमारे गुरु जी के पास ले जाते थे। वो पांचू गोपाल दत्त जी मुझे देखकर इतने प्यार करने लगे कि उसको हम कहते हैं। इनसे आपने सितार सीखा, सुखेंदु जी से गाना सीखा। तो मैं पांचू गोपाल दत्त जी के पास जब जाना शुरू किया तो मैं क्लास 4, 5, 6, 7 चला ऐसा। तो क्लास 8 में जब पहुंचा मैं तो इधर उधर बजाने लगे, लोग बुलाने लगे। और जो पांचू गोपाल दत्त जी मेरे गुरु जी हैं, वो सबको बुला के सुनाते थे मुझे। देखो उनके एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था झिझोटी में, मैंने बजाया था 43 में, मुझे याद है। पद प म ग म ग रे सा नि धा प धा स रे म गा पद प म, मुझे कब की किसी की चीज़ आज भी मुझे याद है। तो मैं धीरे धीरे पढ़ाई भी पास करता गया, बड़ी मुश्किल से, डांट खा के और मैं गाना आगे बढ़ता गया। तो घर में एक नदू मल्ली करके एक तबला सिखाने आते थे। अच्छा। खेल भी खेलते थे हम, बहुत खेलते थे हम। अगर मैं कलाकार नहीं बना तो मेरे शायद खिलाड़ी बन जाते। खिलवा उस जमाने क्रिकेट का इतना नहीं था, नहीं रहा होगा, तो फुटबॉल बहुत। और आई एम लेफ्ट हैंडर, मैं बायां हूँ, बाएं हाथ में फुटबॉल खेलता था, बाएं पे टेबल टेनिस खेलता था। हमें इंटर कॉलेज में जो होता था हम फर्स्ट आते थे टेबल टेनिस में। धीरे धीरे क्लास 8, 9 पर जब आया, पढ़ाई का प्रेशर होने लगा। तो बड़े भैया ने बोला अब तुमको पैसा नहीं मिलेगा सीखने के लिए, ट्यूशन नहीं देंगे हम तुमको, पढ़ाई में तुम पहले क्लास 10 पास करो। तो क्लास 9 में हमारा सीखना बंद कर दिया गया। ये जो बंद हुआ तो मुझे, जब तक मैंने मैट्रिकुलेशन पास नहीं करी, बड़ी मुश्किल से पास किया। तो मैट्रिक से पास हुआ, रिजल्ट जिस दिन निकला, मैंने पिताजी को कहा आप मुझे सीखने दो। तो बोला ठीक है। कॉलेज में भर्ती हुई है 48 में, और खां साहब का मन बनाया सीखने का। उस वक्त खां साहब कलकत्ता ही रहते जी। थे, और शिक्षा लेते हुए आपने ये सीखना और जारी रखा। जी। आपने संगीत के शौक को बरकरार रखा। तो आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जी। आप आकाशवाणी में कब अप्रूव हुए? मैं आकाशवाणी में जुलाई 1948। उसके बाद खां साहब से आपकी? जी, अगस्त में गए खां साहब के पास। हम्म। और 47 में मैं गोलपो दादुर आशुर होता था। गोलपो दादुर आशुर मन बच्चों का चिल्ड्रंस प्रोग्राम होता था, उसमें बजाया था। मुझे तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी खां साहब से सीखने के लिए। पहले तो परीक्षा ली सारेगामा सीखो। अरे मैं सारेगामा क्यों बजाऊं जब मैं रेडियो बजाता हूँ? मैं कहा चलिए, जिद था मैंने, छोड़ना है आपको, छोड़ना ही नहीं। अच्छा तुम पलटा करो 1 साल तक। आज किसी को कहिए, किसी शागिर्द को 1 साल तक पलटा करो, क्या होगा? वो पलट के नहीं देखेगा आपको। तो मैं छोड़ा नहीं। पहला राग शुरू करवाया, राग देश, मुझे याद है 6 महीने तक एक गत एक राग सिखाया, मैं छोड़ा नहीं। तो ऐसे बहुत मेरी परीक्षा ली गई है। देवुदा, जब आपने शिक्षा एक तरह से पूर्ण कर ली, उसके बाद कोई आपने जॉब किया? जॉब नहीं किया। मैं बताऊं 48 से 49, 51 में आमिर खान साहब कलकत्ते में आने लगे। अच्छा। हमारा उनके साथ उठना बैठना बहुत होने लगा। गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन म्यूजिक में कहता हूँ 51, 2, 3, 4, जब बड़े बड़े कलाकार नए नए आए और रात रात भर हम सुनते थे। जब वो दौर चला तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आया कि मुझे कुछ इनकम नहीं हो रही है, कुछ मुझे करना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था, कॉन्ट्रैक्टर था, सुंदरबन में मिट्टी का काम करता था। हमें कहा तो तुम कुछ नहीं कर लो, कुछ कर लो, कुछ पैसा आ जाएगा। वो भी मैंने दौड़ देखा करा, देखे मेरा बस का नहीं है।
मुझे बहुत चोरी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मेरे टेम्परामेंट से सूट नहीं करा, छोड़ दिया मैंने। अच्छा, ऐसे में जब आप काम कर रहे थे और आपने सोचा कि आपको स्वयं महसूस हो रहा था कि अब मुझे कुछ कमाना चाहिए, घर की अगर बात करूं, उस समय क्या माता पिता का भी कुछ दबाव रहता था कि भाई बेटा कुछ कमा नहीं रहा, सिर्फ वादन में लगा हुआ है? नहीं, ये तो बहुत प्रेशर था, प्रेशर था। मैं भूल नहीं सकता। इतना भी सुना मैंने, बजा के क्या करेगा, 2 पैसा कमाता नहीं, क्या करेगा। उस जमाने में कहीं आपको 100 रुपये मिल जाते बहुत गनीमत समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात। तो हमेशा मुझे अंदर में खाया जाता था इस बात को। तो फिर 55 की बात कर रहा हूँ, 57 की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मेरे भैया ने बोला अब कुछ कमाओ, खुद करो, अब पैसा नहीं देंगे सीखने के लिए। तो उस्ताद के यहाँ जाना बंद हो गया मेरा, मन बहुत ख़राब था। हालांकि 51, 2, 3, 4 सब उस्ताद के साथ हम सब जगह में गए। दिल्ली में आए 53 में, जब नेशनल प्रोग्राम उन्होंने किया था। 52 में मैं गया था कटक में उनके साथ। मेरा मन बहुत ख़राब हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मन में आया कि मैं सितार छोड़ना नहीं, देखे क्या होता है। ये संघर्ष चलता रहा और मैं लड़ता रहा। एंड कुछ ट्यूशन करते करके कुछ इनकम करने लगे हैं। जब इस तरह का दौर चलता है जीवन में, जब आप संघर्षरत होते हैं, तो जो आपके मित्र होते हैं या आसपास जिनके नज़दीक आप ज़्यादा होते हैं, उनसे आप विचार विमर्श करते हैं, बात करते हैं, तो क्या आपका भी कोई ऐसा मित्र रहा जिससे ये संघर्ष की चर्चा आप करते थे, या खुद अकेले ही सब कुछ झेलते रहे? मेरा निकट जो दोस्त था, उन लोगों ने बहुत मेरे साथ दिया, दिन रात साथ दिया मेरे एक दोस्त था मेरा गौर घोष, पैसा जो भी लगा देते थे, कुछ लगते देते थे, मुझे बहुत मदद करते थे। एक तो ये फ्रस्ट्रेशन आया ज़िंदगी में, दिन आया कि मैं किसी को प्यार कर बैठा। अच्छा, वो एक लंबी कहानी है। शायद मैं आज जो हूँ उनके लिए हूँ, मैं कहता हूँ, तो वो भी मुझे मिली नहीं। तो इतने में 59 आ गए। उस्ताद जी से मेरी सीखना बंद हो गया था, फिर शुरू किया मैंने, फिर जाना आना शुरू किया। 59 में एडवर्टाइजमेंट निकला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में संगीत संकाय शुरू होंगे। नहीं, वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप स्वयं आ गए कि आप दिल्ली कैसे पधारे और कैसे दिल्ली आए, और दिल्ली की लाइफ हम डिस्कस करेंगे। तो जो भाई अमेरिका में हैं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा? अच्छा, वो तब रेडियो में थे, दिल्ली में रेडियो में थे वो दिल्ली में 59 में। उन्हें फ़ोन किया कलकत्ते में, देख तू तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड है। ही ऑल्सो न्यू कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ, तो दिल्ली चला, अप्लाई कर दे, मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर का पोस्ट खाली था। एक ऐसा पड़ाव हमारे ज़िंदगी में आए। रेडियो में अरुण चौधरी थे भैया मेरे, और वो हॉस्टल में रहते थे, यहाँ पर फिक्स थे। तो उन्होंने कहा तू अप्लाई कर दे। मैंने अप्लाई कर दिया, और तब हेड और डीन थे प्रोफेसर रविंद्रनाथ रॉय, जो कि मालविका जी के पिताजी हैं, मालविका कानन के। खैर मैं आया दिल्ली, और मोहन लॉज करके करोलबाग में एक लॉज हुआ करता था, वहाँ के ठहरा। भैया यहाँ रहते थे, मुझे मालूम था। मैं रेडियो के मिला, लॉज में आया, तो बस में सीता लेके गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। मोहन लॉज से 15 नंबर बस होते थे, तो गया। जाके देखते हो 22-23 कैंडिडेट्स हैं। जब अंदर जाके बाद में देखा कौन कौन थे, वाइस चांसलर VKRV राव, प्रो वाइस चांसलर BN गांगुली, प्रोफेसर RL रॉय, ठाकुर जयदेव सिंह, ऐसे लोग थे, सीता सरन सिंह, चंद्रशेखर पंत, और 2 थे कर्नाटक के, सदगोपन थे। मैं तो छोटा सा था, 24 साल की उम्र थी तब, और बहुत मन खराब था मेरा। तो मैं ऐसे धोती पहन के, कुर्ता, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनाया, ऐसे चला गया। तो इंटरव्यू में चला गया मैं। इंटरव्यू में जहाँ बैठा मिला रहे, सब देख रहा हूँ तो मेरे से सब बड़े हैं, और सारे
दिल्ली के माने हुए ये सब लोग थे। मैंने तो नौकरी नहीं मिली। खैर अंदर जाते ही कुछ ऐसा लगा उनको, वैसी को, हेलो यंग मैन, मुझे ऐसा एड्रेस किया, यू फ्रॉम कैलकाटा? यस सर। कम टू दिल्ली ऑल द वे। पहला शब्द मुझे, सोचिए वाइस चांसलर मुझे पूछ रहा, मैं तो कुछ नहीं जानता था, मगर मैं हमेशा निडर था। मुझे मेरे गुरु जी एक जी कहा, देख तू जब बजाएगा कहीं जाएगा ना, तुझे निडर होना पड़ेगा। कि दोनों दिशाएं, जो एक परफॉर्मिंग आर्ट और टीचिंग, दोनों के इकट्ठा, दोनों को बरकरार रखना बहुत मुश्किल का काम है। और मैंने इसका प्रयास किया है कि मैं हार मानना नहीं चाहा, तो कभी मैंने हमारे टीचिंग को हावी होने नहीं दिया मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर, और परफॉर्मेंस को हावी होने नहीं दिया मेरे टीचिंग के ऊपर। शिक्षक के साथ एक ये चीज़ जुड़ी होती है कि वो हर बार कुछ नया अपने बच्चों को या जो उससे शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको देना चाहता है। आप पढ़ा भी रहे थे उन्हें और ख़ुद परफॉर्म भी करे, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर जहन में आता हो कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट, कोई नई चीज़ अपने बच्चों को दूँ, कुछ नया सिखाऊं। तो वो जो एक जद्दोजहद थी, एक कलाकार की, एक अध्यापक की, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की, उन तीनों को लेके कैसे आप आगे बढ़ते थे? वो तो मेरे लिए एक परीक्षा थी जी। सच मानिए। उस परीक्षा में जब मैं नौकरी पहले बार लेने के आया, मेरे लिए तो एक बहुत ही समस्या थी। जी। जिंदगी में कभी मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ाया नहीं। 25 राग सिखाना पड़ेगा, उसमें आधे राग नहीं आते थे, तो हमें तैयार करना पड़ा उसको। मैं पंजी को याद इसलिए करता हूँ, पंजी से मैं बहुत कुछ मैं मालूमात की। पंजी मुझे पूछते थे आपके सैनिया में ऐसा राग कैसे होता है। पंजी मतलब चंद्रशेखर पंजी। तो बच्चों को जब सिखाते थे, हमारा हमेशा ये ध्यान रहा कि ऐसी बातें कुछ करो जो उनको अच्छा लगे। एक होता था लिख दीजिए कागज़ में, कॉपी बुक में, अच्छा घर में दे दी करके आओ। हमने ऐसा कभी नहीं करा। हमने पहले लिखवाया, फिर उसको बजा के दिखाया, फिर अगर वक्त मिला तो, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे 5-6 स्टूडेंट होते थे, तो टाइम भी होता था, और कुछ खास स्टूडेंट जो होते थे वो हमें सीखना चाहते थे, टैलेंटेड होते थे। तो हमारा एक नयापन ये था कि हमने जो सिखाया वो तो बताना ही है लिखकर, और अगले दिन आके जब क्लास में आए देखना है जो तुमने किया क्या उसको। ऑलवेज आई वॉज वेरी केयरफुल टू फाइंड आउट कि भाई तुमने पिछला सबक पूरा किया या नहीं। उसमें क्या होता था, बच्चे जो आते थे वो घबराहट में रहते थे, सर्कल क्लास में जाएंगे, अगर हम पिछला सबक नहीं किया तो साहब बहुत नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए इस तरह से एक मुझे एक दिशा मिली, और इसलिए हमारे क्लास में आने के लिए सब बेचैन रहते थे। मैं खास कर बताऊं, जो मेरे क्लास में आने के लिए क्यों बेचैन रहते थे, जो मेरा क्लास लेने का जो तरीका था वो गुरु की कृपा से मैंने एक ऐसे बनाया था तो लोगों को अच्छा लगता था। मतलब वो थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकलिटी, मतलब जो प्रैक्टिकल आप उनको दिखाते थे उस पे ज्यादा जी असर छोड़ता था। एक चीज और यहाँ पे कि जितने भी आपके शिष्य थे उस समय, जैसे आपको आपके गुरुओं ने एकदम से परख लिया था, कहा था कि ये लोग आ गए, आपकी कक्षा में भी कुछ ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे जी कि आपने देखा होगा कि ये कुछ भिन्न है, इस पे काम किया जा सकता है। उनमें से किसी एक का नाम इंगित करना चाहेंगे जो आज आप नहीं ऐसे थोड़ी सी तुष्टि मिलती है देखिए, देख के? बहुत सारे कॉलेजेस में अभी म्यूजिक है। संगीत एक ऐसी विद्या है जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों में या विद्यालय में सीखकर आप कलाकार नहीं बन सकते। हम इनको कहते थे, हम इन लोगों को कान से बनाते हैं, तान से नहीं बना पाते हैं। मसलन आप देखिए आज के युग में, पिछले 50 साल ले लीजिए आप, एक नाम लीजिए कलाकार का जो किसी इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट है, नहीं। तो हमारा प्रयास यहाँ तक सफल हुआ कि कम से कम सब कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट हैं जो लेक्चरर रीडर बने हैं, कोई कहीं प्रोफेसर बन गए, कहीं परफॉर्मर भी है। जैसे हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट जो अच्छे एक स्टूडेंट हैं शर्मिष्ठा सेन, वो बजाती थी, अच्छी बजाती थी, रेडियो में बजाने लगी, नेशनल प्रोग्राम किया। ऐसे हमारे कम से कम
रेडियो में उस स्टूडेंट के अंदर से बता रहा हूँ, बाहर के तो बहुत है। जी जी रेडियो में तो हमारे करीब 35 स्टूडेंट तो ऐसा है जो रेडियो में बजा रहे हैं, मगर जो स्टूडेंट के बीच में से जो आकर उभरे हैं, इसमें बहुत मेजॉरिटी जो है वो टीचर बन गए, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट में हर एक का बस का बात नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट आसान नहीं। दादा, आपने शिक्षा और परफॉर्मेंस दो बातें कही। आपका क्या अनुभव रहा है कि क्या स्कूल कॉलेज के करिकुलम को पढ़ाना और एक गुरु के नाते स्टूडेंट्स को सिखाना, इसमें कोई परिवर्तन आपने कभी देखा, या कुछ अपनी विचारधारा से किस तरह से इन दोनों में आपने सामंजस्य किया? हमने इस बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को एक सुझाव दिया था। जी। आप जब गुरु के पास आपने सीखा, गुरु ने बताया भाई देखो, एक राग हम सिखाएंगे, साल भर सीखो, जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी में साल में आपको कम से कम 10 राग सिखाना पड़ेगा, और 6 महीने छुट्टी होती है। 6 महीने में आप क्या सिखाएंगे? तो इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें आप यहाँ पर सिखाकर किसी को एक कलाकार पैदा करें। मगर सिलेबस में अगर परिवर्तन लाए आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक राग 1 साल के लिए आप मुकर्रर कर दें, तो आप जाने एक राग अगर 1 साल में सिखाया जाए तो उससे कम से कम दुगनी फर्क तो होगी। मान लीजिए 1 साल में अगर आप एक राग 15 दिन सिखाते हैं आपको हम, एक राग आपको 1 साल तक सिखाते हैं, तो आपको नंबर में अगर पहले में आएगा नंबर 100 में अगर 20 मिलता है, इसमें 100 में 50 मिलेगा निश्चित तौर पे। तो ये हमारे जो सिस्टम जो है, ये तो देखिए बहुत लंबी बात हो जाएगी, पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी। हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी पक्का नहीं है जो हमें कहती है कि भाई आप म्यूजिशियन पैदा करो। वो खुद ही कहते हैं कि थ्योरी इज़ ए मस्ट, प्रैक्टिकल इज़ ए मस्ट, और आप इनको दीजिए ताकि वोकेशन मिले। देखिए वोकेशनल टाइप के सब्जेक्ट नहीं है, आपको नौकरी मिलने गारंटी नहीं है। मगर हमें एक सवाल है यहाँ पर, आप एमए इंग्लिश लेकर नौकरी तो नहीं मिलती आपको, शेक्सपियर तो नहीं बनते आप, वहाँ पर तो नौकरी उम्मीद नहीं करते। एमए म्यूजिक में करने के बाद ही आप वो नौकरी की उम्मीद करते क्यों? म्यूजिक के साथ कुछ जाती होती है, हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं देंगे, सीखेंगे भी नहीं ठीक से। दूसरी बात, समस्या क्या है, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को 5 गुरु के अंदर सीखना पड़ता है। अब बताइए बच्चा क्या करे? आपका अगर घराने का, आपका किराना घराने का, आपका ध्रुपद शैली के घराने का, तो बेचारा कहाँ जाए, किसको गुरु माने? हो तो ना, वो तो कहीं के ना घर के ना घट के। तो कुल मिला के ये शिक्षण, परफॉर्मिंग कलाकार और शिष्य, ये सारी चीज़ें एक साथ साथ चलती रही। लेकिन वो जो थका हारा मन या थका हारा गुरु घर पहुंचता था, तब किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती थी कि कोई आए मुस्कुरा के दरवाज़ा खोले। मैं इशारा कर रही हूँ आपके विवाह की तरफ। नो, इशारा तो अच्छी है, मैं समझ गया। देखिए एज ए परफॉर्मर जब आप अच्छे बजाने लगते हैं तो आपको चाहने वाले होते हैं, जब तक आप अनमैरिड होते हैं। जी। मेरा भी वही था। लोग यहाँ तक कहते भाई उनके पीछे लड़कियां भागती है, मैं क्या करूं, मैं गुनाह क्या मेरा? तो धीरे धीरे हमें ये तो कोई की नहीं जाती, हो जाती है। तो अच्छा लगते 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 हम एक जगह पे आए जो हमें इनके साथ घर बसाना ठीक रहेगा। क्यों कि कलाकार की ज़िंदगी अजीब अनूठा ज़िंदगी है, इसमें कोई वक्त का पाबंदी नहीं है। आपके पास लड़कियां आएंगी, सीखने आएंगी, टाइम नहीं होगा, आप बाहर जाएंगे। तो देखते देखते एक लड़की मेरे मन में आए, मगर कहते ना जो जला हुआ जहाँ दूध फूक फूक पीते हैं, तो मैं एक बार तो मैं जला हुआ हूँ, दोबारा जलना नहीं चाहा मैं। तो मैं इसको टालते रहा। फिर बीच में मैं बहुत बीमार हो गया। ये मैं 1960-67 की बात कर रहा हूँ, जिस साल मैं अमेरिका पहली बार गया।
तो 67 में बहुत बीमार जब हुआ मैं, उस बीमारी में बहुत ही तकलीफ हुई मुझे और मैं अकेलापन महसूस किया। जी। अब कोई साथ होना चाहिए। उस अकेलेपन में मुझे जो बहुत ही मुझे करीब आए, साथ दिया, वो मेरी जो पत्नी अभी रहे नहीं, मंजूश्री, उसके पिताजी और माताजी जी। मुझे देखने आए, क्योंकि वो उनके कहने पर आए, जी। वो तो अकेले नहीं आए। हम्म। और मुझे ज़बरदस्ती वो दरियागंज में से लेके अपने घर ले गए, उनको देखा नहीं गया। तो वो आपका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ दिल्ली में, दिल्ली में, और वो हमारे स्टूडेंट रही। दिल्ली का परिवार था वो परिवार दिल्ली का नहीं था, अच्छा, परिवार बंगाल के थे, कलकत्ते के, मगर दिल्ली में आए थे। उनके फादर डीसीएम में नौकरी लेके आए थे। पत्नी कई बार सिर्फ पत्नी ना रह के एक बहुत अच्छी मित्र का रोल भी अदा करती है। जी, आप जब परेशानी में होते हैं, संघर्ष में होते हैं, तब साथ उसमें दिया। पत्नी नहीं होती, साथ भी देती साथ। है। लेकिन जो मंजूश्री के भीतर का कलाकार था, वो कहाँ गया? वो कलाकार को मैं जीवित रखने की कोशिश करी, मगर उन्होंने उसको दफना दिया, दबा दिया मेरे कारण। वो गाती थी, इन्हें में कहूँगे बहुत एकदम उच्च चोटी के कलाकार थी, गाती थी, अच्छी गाती थी। पर उसने देखा कि अभी अगर मैं रियाज में लग जाऊं तो इनको नुकसान होगा, तो उन्होंने सैक्रिफाइस की है एक तरह से, एक उनकी योगदान कहूँगा, सैक्रिफाइस के लिए जो योगदान था, तो मैं आगे बढ़ सकूं।